हक। मनीष, कई दिनों से तेरे पिताजी को तेज खांसी चल रही है। बहुत दिनों से मैं घरेलू इलाज भी कर रही हूँ, पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तू डॉक्टर को दिखा कर ले आ। कोई टेस्ट भी होता है तो वो भी करवा ले, ताकि इन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। रात भर ये खांसते ही रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। मंजू जी अपने बड़े बेटे से कह रही थी, मम्मी, मेरी आज एक मीटिंग है, उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरे करियर का सवाल है, आप छोटे को बोल दीजिए, वो डॉक्टर को दिखा कर ले आएगा। मेरे पास समय नहीं है इन सब कामों के लिए, ये कहकर मनीष लैपटॉप में काम में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि आप समर को बोल दीजिए, उसके पास काम भी क्या है, वो पापा को दिखा कर ले आएगा। अंदर कमरे से समर फ़ोन पर बात करते हुए बाहर आता है और एक हाथ से जूते पहनने लगता है। हाँ यार, आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, अपनी मूवी नहीं छूटेगी। माँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, दोपहर का खाना भी बाहर खाऊंगा। वैसे मैंने रानी को भी बोल दिया है, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। बेटा, तेरे पिताजी को खांसी। मंजू के शब्दों को अनसुना करके समर चला गया। खांसी की तेज आवाज़ सुनकर मंजू जी कमरे की ओर दौड़ी और गर्म पानी अपने पति राजेश जी को पिलाया। साथ ही मुंह में एक अदरक का टुकड़ा भी रख दिया। अंदर से बड़ी बहू सोनी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मम्मी जी, पिताजी को कहिए थोड़ा धीरे खांसे, मुन्ना अभी सोया है, फिर से जाग जाएगा। एक आवाज़ छोटी बहू रानी की भी आती है। मैं टीवी देख रही हूँ, आप कमरा बंद कर लीजिए, पिताजी बड़ी तेज़ी से खांसे जा रहे हैं। मंजू जी चुपके से कमरा बंद कर लेती हैं और अपने पति की हालत देखकर उनकी आंखें भीग जाती हैं। दोनों बेटों और बहुओं को उनकी ज़रा भी परवाह नहीं है। अपने पिता की हालत पर ज़रा भी दया नहीं आती है। दोनों बेटे ही जब पत्थर दिल हो गए हों तो बहुओं को क्या बोले। जब अपने ही खून को दर्द का एहसास नहीं हो रहा है तो बहू तो फिर भी पराया खून है। मंजू जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो एक दिन हिम्मत करके तैयार हो गई और अपने पति राजेश जी को दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रही थी। तो दोनों बहुओं ने टोक दिया कि बेटों के होते हुए आप अपने पति को दिखाने ले जाएंगी, समाज और रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाएगी। मंजू जी के बढ़ते कदम पीछे रुक गए। उन्होंने पहले बड़े बेटे मनीष से कहा, फिर छोटे बेटे समर से कहा। दोनों ही सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं और देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। मंजू जी के कानों में समाज और रिश्तेदारों की बातें गूंज रही थी। जब उन्हें पहला बेटा मनीष हुआ तो ससुराल में उनके बड़े लाड चाव हुए। उनकी जेठानी जी को 3 बेटियां थीं और सास अपने पोते का मुंह देखने को तरस गई थी। मनीष के होते ही वो झूम कर नाचने लगी। गली मोहल्ले में लड्डू बंटवाए, खुशियाँ मनाई गई। मंजू जी भी खुश थी क्योंकि उनकी सास खुश थी। बड़ी किस्मत वाली हो भाभी, मालिश करते हुए कलावती ने कहा। जो आपके बेटे की मालिश हो रही है और अम्मा जी आपके खान पान का इतना ख्याल रख रही हैं, वरना बड़ी भाभी कि जब जब लड़कियां हुई ना तो मालिश की गई, ना ही अम्मा ने एक लड्डू भी बनाकर खिलाया। मंजू के आने से पहले उसकी जेठानी को 3 बेटियां हो चुकी थीं। मनीष को अम्मा खूब लाड लड़ाती थी। वो चाहे कितनी भी शैतानी क्यों न कर लेता था, उसे कभी डांट ना पड़ने देती। सूखे मेवे और दूध उसे खिलाती पिलाती रहती थी। अम्मा की गोद में सिर्फ मनीष के लिए जगह थी। बाकी की पोतियां सिर्फ दूर से ही उन्हें देख सकती थी। एक भी पोती को अम्मा के पास नहीं फटकने देती थी। मंजू के दूसरी संतान भी बेटा हुआ। अब तो अम्मा और भी ज़्यादा मंजू से खुश रहने लगी। बड़ी किस्मत वाली है जो बेटा हुआ है, बुढ़ापे का सहारा आ गया है। बेटी होती तो चली जाती, अब तो बेटों के बड़े होने का इंतज़ार कर बहुएं आएंगी और मन से सेवा करेंगी। मंजू जी सब सुनती रहती और अपना काम करती रहती। जिस तरह का समय चल रहा था वो घबरा जाती थी, पर राजेश जी उन्हें हिम्मत देते थे। अब अम्मा बूढ़ी हो गई थी। दोनों भाई उनके पास न फटकते थे, उनकी एक भी नहीं सुनते थे। अपनी ही पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते थे। जेठानी की बेटियां बड़ी हो गई थी। तीनों की अच्छे घर में शादी हो गई थी। वो मंदिर और घर के कामों में मन लगाकर समय व्यतीत कर रही थी। इधर मनीष और समर की भी उसी शहर में नौकरी लग गई थी। अम्मा एक दिन चल बसी। दोनों पोतों का ब्याह देखने का सपना
बस सपना ही बनकर रह गया था। कुछ समय बाद मनीष की शादी हुई और सोनी बहू बनकर घर आ गई। मंजू जी के जेठ जेठानी तीनों बेटियों की शादी कर चुके थे, तो वो दोनों कुछ सालों के लिए हरिद्वार जाकर आश्रम में रहने लगे। प्रभु भक्ति में मन लगाने लगे। तीनों बेटियां मंजू जी के पास ही रहने आती थी, क्योंकि अब वो ही उनका मायका था। समर ने भी अपनी पसंद की लड़की रानी से शादी कर ली थी। अब घर में राजेश जी, मंजू जी और दोनों बेटे बहू भी थे। इतने बड़े घर में जहाँ इतने लोग रहते थे, अब कुछ ही लोग रह गए थे। जितने मन से मंजू जी बहुएं घर लाई थी, वो उतनी ही जुबान की कड़वी निकली। दोनों बहुओं की आपस में एक न पटती थी। काम को लेकर तनातनी सी चलती रहती थी। दोनों एक दूसरे का एक भी काम न करती थी। इसी वजह से घर में कलह रहता था। अपने 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 पति के कान भरती रहती थी वो। दोनों भाई भी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे। घर अभी भी राजेश जी की कमाई से ही चल रहा था। दोनों भाई घर में एक पैसा नहीं देते थे, पर अपनी मौज मस्ती और पार्टियों पर खूब खर्च कर देते थे। अब राजेश जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब वो सारा दिन घर पर ही रहा करते थे। इससे बहुएं गुस्से में ही रहती थी। पिताजी सारा दिन घर पर रहते हैं, आप उनसे कहिए ना कुछ घंटे के लिए घर से बाहर रहें, सामने पार्क में ही जाकर बैठ जाया करें। दोनों एक साथ मंजू जी से बोली। सुबह शाम घूम तो आते हैं, अब दिन भर तो क्या घर से बाहर नहीं रह सकते ना? फिर धूप भी कितनी तेज है, अपने ही घर में क्या नहीं रह सकते? दोनों मुंह बना लेती थी। पर अब ये रोज का हो गया है। दोनों बहुएं क्लेश करने लगी थी। मंजू जी एक दिन रात को राजेश जी के लिए हल्दी का दूध बना रही थी। सोनी ने हाथ रोक लिया। पिताजी कोई बच्चे हैं जो दोनों समय दूध पिएंगे? सुबह भी तो पिया था, फिर हमारे बच्चे क्या पिएंगे? मंजू जी उदास चेहरा लेकर कमरे में आ गई। राजेश जी ने सब सुना तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। वो काफ़ी दिनों से दोनों बहुओं और बेटों की हरकतें देख रहे हैं। उन्होंने मन ही मन एक फैसला लिया और मंजू जी को समझाया। अगले दिन मंजू जी रसोई में लड्डू बना रही थी। रानी ने देख लिया और पूछने लगी, मम्मी जी ये लड्डू किस लिए बना रही हो? वो सर्दी आ रही है ना, तुम्हारे ससुर जी का भी मन कर रहा है। ओह, आप तो पूरे महीने के लिए आया देसी घी एक ही दिन में ख़त्म कर दोगी। आपको तो पता भी ना होगा कि वो कितना महंगा हो गया है घी। मंजू जी उस दिन गुस्से में बोल ही पड़ी। मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है। आखिर आज भी इस घर का खर्च मेरे पति उठा रहे हैं। घी कितना महंगा हो गया है मुझे ये तो पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि घी मेरे पति के पैसों से आया है, तुम्हारे पति के पैसों से नहीं। दूध बच्चे ही क्यों, बड़े भी 2 समय पी सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का मन भी बच्चों जैसा ही होता है। वो भी मचल सकता है और दूध भी मेरे पति की कमाई से ही आता है, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। ये याद रखो बहू, तुम सब हमारी कमाई पर पल रहे हो। हम तुम पर निर्भर नहीं हैं। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकते हो। हम दोनों तो एक दूसरे का सहारा बनकर रह लेंगे। अच्छा, हम ऐसे कैसे घर छोड़कर चले जाएं? आखिर इस घर पर, इस जायदाद पर हमारा भी हिस्सा है। रानी बोली, हम इस घर में रह रहे हैं तो अब ये घर हमारा है। ऊपर सोनी भाभी रह लेंगी और नीचे हम रहेंगे। आप भी ताई जी और ताऊ जी के पास हरिद्वार क्यों नहीं चले जाते हो, ताकि हम चैन से रह सकें? ये रो रोज की चिकचिक तो नहीं होगी? अब तो इस घर को और मोह माया को छोड़कर चले जाओ। पिताजी दिन भर खांस कर हमें परेशान करते रहते हैं, एक पल को भी हमें सुकून से नहीं मिलता। हमारी जिंदगी की खुशियां ही छिन गई हैं। रानी बोले जा रही थी, तभी सोनी भी आ गई और वो रानी का साथ देने लगी। हाँ मम्मी जी, अब आपको इस उम्र में ना जाने किसका मोह बचा है। आप भी घर छोड़कर चली जाओ और हमें जीने दो। घर छोड़कर चली जाऊं? क्यों चली जाऊं? इस घर को मैंने और भाभी जी ने बनाया है। वो मेरे भरोसे घर छोड़कर गई हैं। आज भी उनकी बेटियां यहीं मायके में आती हैं। मैं तुम जैसी बहुओं के लिए अपनी बेटियों से उनका मायका नहीं छीन सकती हूँ। फिर जेठ जी और जेठानी जी कुछ सालों के लिए हरिद्वार गए हैं, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। और ये घर अकेला तुम्हारा नहीं है, ये घर तो तुम्हारे ससुर जी का और उनके बड़े भाई साहब का है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। जब तुम फर्ज नहीं निभा सकते हो तो हक भी नहीं जता सकते हो। इतने में मनीष जी और समर भी आ गए थे। तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए तुम दोनों के पास समय नहीं है, पर मूवी और दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। जायदाद पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। ये जायदाद मेरे पति की है और अभी वो जीवित हैं।
तभी राजेश जी कमरे से बाहर आ जाते हैं। मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है, इस जायदाद में तुम दोनों का कुछ हक नहीं है। ये जायदाद मेरी है और मैं तुम दोनों को नहीं देना चाहता हूँ। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक तुम दोनों की परवरिश की, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। तुम दोनों जब बीमार होते थे तो मैं और तुम्हारी माँ रात रात भर जगते थे। जरा सी सर्दी खांसी हो जाती थी और तो हम डॉक्टर के पास लेकर भागते थे। माँ बाप का ही सारा फर्ज होता है, बच्चों का तो कुछ फर्ज नहीं होता। तुम जैसे नालायक बेटों को मैं ये जायदाद नहीं दूंगा। तुम इस घर और जायदाद के वारिस नहीं हो। हम दोनों के जाने के बाद ये बड़ा सा घर हमने एक वृद्धाश्रम को दान देने के लिए संकल्प किया है। तुम्हारी तीनों बहनों के पास भी कोई कमी नहीं है। तुम्हारी ताई जी और ताऊ जी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम दोनों अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकते हो। 7 दिन का समय देता हूँ, घर खाली करो। तुम दोनों कमाते हो, अपने परिवार का खर्च चला सकते हो। मैं तो अभी तक उठा रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद मुझे अच्छी पेंशन मिलती है। हमें तुम दोनों की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी तीनों बेटियां आकर संभाल ही लेंगी और पैसा है तो नौकर चाकर रख ही लेंगे। मनीष और सोनी, समर और रानी की बोलती बंद हो गई। वो कुछ न बोल पाए। चारों पिताजी के पाँव में गिर गए। हमें माफ़ कर दीजिए, पर राजेश जी का मन नहीं पिघला। तुम सब किराए के मकान में रहो और अपनी जायदाद खुद खड़ी करो, ताकि भविष्य में तुम जैसे नालायकों के बच्चे तुम्हें अपने घर से निकलने को न कह सकें। 7 दिनों के बाद सभी घर से चले गए। अब मंजू जी और राजेश जी आज़ाद थे, जो अपने ही घर में बच्चों के कारण रोज़ दुख झेलते थे। कभी कभी माँ बाप को अपने हक के लिए अपने ही बच्चों से लड़ना पड़ता है। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।